नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू को सिखाया सबक। कंचन, मैं सोच रहा हूँ कि अपने बेटे तोशु का जन्मदिन है। इतनी धूमधाम से मना रहे हैं तो क्यों ना हम गांव से मेरी माँ को भी बुला लें। वह भी अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए गांव से आ जाएंगे। वैसे भी गांव में माँ अकेली रहती है, उनका मन भी नहीं लगता। मोहित अपनी पत्नी कंचन से कहता है तो कंचन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, हाँ, जब देखो माँ माँ लगाए रखते हो। कोई जरूरत नहीं है उस बुढ़िया को यहाँ बुलाने की। पत्नी का गुस्सा देखकर मोहित का गुस्सा भी सातवें आसमान पर चढ़ गया और कंचन की बात बिना सुने ही वह अपनी माँ सुजाता जी को फोन कर देता है। बेटे का फोन देखकर खुशी खुशी सुजाता जी फोन उठाते हुए बोली, बेटा, तू कैसा है? बहुत दिनों के बाद याद किया। कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। कल मैंने फोन भी किया था, लेकिन बहू कंचन ने फोन उठाया था। कह रही थी कि तुम किसी काम में व्यस्त हो, इसीलिए बात नहीं हो सकती। तो मोहित बोला, अच्छा माँ, तुमने फोन किया था? मुझे तो पता ही नहीं चला और ना ही कंचन ने मुझे बताया। सुजाता जी समझ गई थी कि बहू ने जानबूझकर नहीं बताया। सुजाता जी कहने लगी, बेटा, 2 दिन बाद पोते का जन्मदिन आ रहा है। एक बार जन्मदिन गांव में आकर मेरे साथ भी मना लो। मुझे भी धूमधाम से अपने पोते का जन्मदिन मनाने का शौक है। मेरे पड़ोस में जो गुप्ता जी हैं ना, उनकी पत्नी ने अपने पोते का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया है। सबको बुलाया था। मेरा भी मन करता है यह सब करने को। कंचन, जो मोहित के पास खड़ी यह सारी बातें सुन रही थी, वह तड़ाक से बोली, हाँ हाँ, गांव में क्या रखा है। माँ जी, जन्मदिन मनाने के लिए मोहल्ले की 4 औरतों को बुलाकर ढोलकी बजाएंगी और टीका कर देंगी। हो गया जन्मदिन। वह क्या जाने आजकल के बच्चों के जन्मदिन कैसे मनाए जाते हैं। मोहित नाराज होते हुए बोला, कंचन, माँ मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, तो तुम्हें बीच में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कह कहकर मोहित अपनी माँ से बोला, माँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार तोशु का जन्मदिन इधर ही मना रहा हूँ और आपको बुलाने के लिए ही मैंने फोन किया था। आगे कभी मौका मिला तो तोशु का जन्मदिन आपके पास गांव में मना लूंगा और आप अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लेना। कल सुबह मैं आपको लेने आऊंगा, आप तैयार रहना। बेटी की बात सुनकर सुजाता जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बेटे ने पोते के जन्मदिन पर उसे बुलाया है। खुशी के मारे जल्दी जल्दी घर के सारे काम करने लगी और झट से कढ़ाई चढ़ाकर अपने पोते तोसू के लिए बेसन के लड्डू बनाने लगी, क्योंकि पिछली बार जब तोसू घर आया था तो उसे बेसन के लड्डू बड़े पसंद आए थे। पूरे दिन दादी बेसन के लड्डू दे दो, दादी बेसन के लड्डू दे दो कहता घूमता रहता था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मोहित अपनी माँ को लेने गांव आ गया तो उसने देखा कि माँ जल्दी जल्दी सारे काम करने में लगी हुई थी। माँ की खुशी देखकर मोहित बोला, माँ, आपको मेरे पास आने की इतनी खुशी होती है तो फिर मेरे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं आ जाती। कितनी बार मैंने कहा है, लेकिन हर बार तुम मना कर देती हो। अपने बेटे की बात सुनकर सुजाता जी सोचने लगी कि बेटा, तुम तो चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहे, लेकिन बहू नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं। पिछली बार जब तुम दोनों घर आए थे, मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, तो बहू ने मेरी वजह से तुमसे कितना झगड़ा किया था और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बहू बेटे में झगड़ा हो। तभी अचानक मोहित ने कहा, क्या सोचने लगी माँ? कुछ नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं गांव में ही रहूंगी। जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे उस दिन तुम आकर मुझे शहर ले जाना। मोहित अपनी माँ को लेकर शहर के लिए निकल गया तो रास्ते में सुजाता जी बोली, बेटा, मैं अपने पोते के लिए कुछ उपहार नहीं ले पाई हूँ। तुम शहर में मुझे बाजार ले चलना। गांव में तो कुछ ढंग का मिलता ही नहीं है। अगर इधर छोटी मोटी दुकान से कुछ ले भी लूंगी तो पता नहीं बहू को पसंद आएगा या नहीं। तो मोहित बोला, ठीक है माँ, तुम इधर से कुछ मत खरीदो, मेरे साथ शहर चलना।
एक दिन आपको मैं बाजार ले चलूंगा, फिर जो अपने पोते के लिए लेना है वह ले लेना। बातें करते हुए दोनों माँ बेटे कब शहर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं लगा। घर पहुंचे तो कंचन अपने कमरे में आराम कर रही थी। बहुत देर तक बेल बजाने के बाद कंचन उठकर बाहर आई और फॉर्मेलिटी के लिए सुजाता जी के पैर छूकर अंदर चली गई। सुजाता जी हॉल में सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में मोहित तीनों के लिए चाय बनाकर ले आया। बहू, चाय पीने के लिए बाहर तो आ जा, तो सुजाता जी ने कहा। बहू, अगर पोता ना सोया हो तो उसको मेरे पास भेज दो। मुझे उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है और मैं उसके लिए बेसन के लड्डू भी बनाकर लाई हूँ। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो कंचन ने झट से कहा, माँ जी, बड़ी मुश्किल से सोया है, जब जागेगा तब मिल लेना। पास ही में बैठा मोहित कंचन के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह परिचित था, तो उसका मुंह क्यों बना हुआ है। उसे मेरी माँ का घर में आना पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में तोसू खुद ही कमरे से बाहर निकल कर आ गया और सामने दादी को देखकर भागता हुआ दादी के गले लग गया और कहने लगा, दादी, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं था। तो सुजाता जी ने कहा, बेटा, बस अब भी आई हूँ। कहते हुए उन्होंने डिब्बे से बेसन के लड्डू निकालकर पोते को दे दिए और बोली, ले तोशु, तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना? देख, तेरे लिए कितने सारे लड्डू बनाकर लाई हूँ। तोसु उसे एक बार में ही पूरा लड्डू खा गया और दादी से और लड्डू मांगने लगा। तो कंचन झल्लाते हुए बोली, माँ जी, इतने लड्डू इसे मत खिलाओ, पेट खराब हो जाएगा। इतना मीठा खाएगा तो पेट दर्द करेगा। दोनों लड्डू तोसू के हाथ से छुटाकर वापस डिब्बे में रख दी और तोसू को घसीटते हुए कमरे में ले गई। तो तोसू रोने लगा। मोहित भी उसके पीछे पीछे कमरे में गया। तो कंचन पहले से ही बड़बड़ा रही थी, मैं इसीलिए तुम्हारी माँ को नहीं बुलाना चाहती थी। मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख देती हैं। इतने सारे मीठे लड्डू खाने के लिए देने की क्या जरूरत है? कल को दांतों में दर्द होने लगेगा तो अस्पताल तो ले जाना पड़ेगा। तभी मोहित अपनी पत्नी की बात को काटते हुए कहता है, कैसी बात कर रही हो? माँ के घर के बने हुए देसी घी के लड्डू खाने से तोसू के दांत में दर्द होने लगेगा? लेकिन जो तुम सुबह शाम उसे चॉकलेट खिलाती हो उससे कुछ नहीं होता क्या? सच बताऊं तो दांत चॉकलेट खाने से खराब होते हैं, ना कि लड्डू से। तुम्हें तो बस मूड खराब करने का मौका चाहिए। माँ को भूख लग रही है, हम दोनों के लिए खाना परोस दो। क्या तुम दोनों गांव से खाना खाकर भी नहीं आए? मैंने तो अपना और तोसू का खाना बनाया था, तुम लोगों का खाना नहीं बनाया। मुझे लगा था कि तुम गांव जा रहे हो तो माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया होगा। लाडला बेटा आया है तो माँ बेटा खाना खाकर ही आओगे। कंचन की बात सुनकर मोहित ने गुस्से में कहा, कंचन, इतना तो तुम्हें समझना चाहिए कि हम सुबह 10 बजे से वहां से चले थे। अगर माँ खाना बनाने लगती तो हमें आते आते रात हो जाती। तुम्हारे आलस की भी हद होती है, जरा सा भी सेंस नहीं है। जब हम गांव से आएंगे तो खाना तो खाएंगे ही, सिर्फ अपने आलस की वजह से तुमने खाना नहीं बनाया। इतना सुनते ही कंचन ने भड़कते हुए कहा, हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी माँ आ गई है तो अब तुम मुझसे रोज ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करोगे। बहू की आवाज सुनकर सुजाता जी ने अपने बेटे को आवाज देते हुए कहा, बेटा मोहित, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी मेरा पेट 2 दिन से ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुबह नाश्ता भी बहुत भारी कर लिया था, थोड़ा बहुत बेसन का लड्डू खा लूंगी और पानी पी लूंगी। कहीं बहू बेटे में बात ना बिगड़ जाए, यही सोचकर सुजाता जी ने खाना खाने से मना कर दिया। दूसरे दिन कंचन मोहित से बोली कि आज मुझे बाजार ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। तो मोहित ने भी खुशी खुशी कंचन से कहा, हाँ, बोल दिया कि ठीक है कंचन, तुम तैयार हो जाओ। वैसे भी हफ्ते भर से ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था तो जन्मदिन की कुछ तैयारी नहीं हो पाई। हालांकि सबको इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन हमारी तैयारी अभी भी अधूरी है।
हमने तो होटल पार्टी के लिए बुक किया था। एक बार उसका मेन्यू भी डिसाइड कर आएंगे और तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है कर लेना। तभी कंचन सुजाता जी से बोली, माँ जी, मैंने सुबह का नाश्ता तो बना दिया था, दोपहर का खाना तुम बना लेना। मेरा तो पूरा दिन आज शॉपिंग में निकल जाएगा। तो सुजाता जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम आराम से अपनी शॉपिंग कर लो, खाना मैं बना दूंगी। जब बहू बेटे शॉपिंग के लिए निकलने लगे तभी सुजाता जी को याद आया कि उसको भी तो अपने पोते के लिए गिफ्ट लेना है। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा, बेटा तुम जा ही रही हो तो मैं भी पैसे दे देती हूँ, तोशु के लिए उसकी पसंद का गिफ्ट ले आना। कहते हुए सुजाता जी ने बहू के हाथ में 1000 रुपये थमा दिए। अगले दिन तोशु का जन्मदिन था। धूमधाम से तोशु के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। पूरे आंगन में तोशु ही धमाचौकड़ी मचाते हुए घूम रहा था। कभी दादी की गोद में बैठता तो कभी पापा के कंधों पर चढ़ जाता। शाम होते होते सभी लोगों का आना भी शुरू हो गया। सुजाता जी हॉल में जा ही रही थी कि तभी अचानक से तोशु फिर से दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ से सुजाता जी के कपड़ों में कोल्ड ड्रिंक गिर गई। सुजाता जी की साड़ी एकदम से चिपचिपी हो गई। लाइट कलर की साड़ी थी तो कोल्ड ड्रिंक के दाग उसमें जगह जगह दिख रहे थे। पानी से धोने के बाद भी वह दाग नहीं गए तो सुजाता जी बहू के पास गईं और बोली, बहू, मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई है। अब मेरे पास इतनी अच्छी दूसरी साड़ी भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो मुझे पहनने के लिए दे दो। इतनी जल्दी मैं बाजार से खरीद कर भी नहीं ला सकती हूँ। तो कंचन ने कहा, माँ जी, मेरी साड़ी आपकी तरह सस्ती नहीं है। हर साड़ी ड्राई क्लीन होकर आती है और आपको तो साड़ी पहनने का शऊर भी नहीं है। अपने ही कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा ली। अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था। सोचो, पूरे फंक्शन में मेरी साड़ी को पहनकर उसका क्या हाल करोगी। दरवाजे पर खड़ा हुआ मोहित पत्नी और माँ की बातें सुन रहा था। जल्दी से वह पास की दुकान पर गया और माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर ले आया। जब वापस आया तो कंचन मोहित के हाथ में पैकेट देखकर पूछने लगी थी कि इसमें क्या है। तो मोहित बोला, अरे तुम लोग जल्दी से गेस्ट हाउस पहुंचो, उधर सारे रिलेटिव आने वाले हैं और उनको रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए। हम दोनों अभी इधर ही हैं, यह अच्छा नहीं लगता। कहकर मोहित ने कंचन को फटाफट से कार में बैठा दिया और अपने हाथ में लिया हुआ पैकेट अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए बोला, माँ, जल्दी से तुम इस साड़ी को पहन लो, आपके लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। कार में बैठी हुई कंचन ने यह सब देख लिया और आग बबूला होते हुए कार से उतरकर सीधी अंदर आई और पैकेट से साड़ी निकालते हुए बोली, मोहित, माँ के लिए नई साड़ी खरीद कर लाए हो और एक बार भी मुझसे पूछा तक भी नहीं। तुम हमेशा माँ माँ करते रहते हो। अगर अपनी माँ के लिए ही सब कुछ करना था तो मुझसे शादी क्यों की। अगर माँ की ही सारी बातें माननी थी तो मेरी क्या जरूरत थी। कंचन की बातें सुनकर मोहित ने कहा, कंचन, यह तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारी जगह अलग है और मेरी माँ की जगह अलग है। मैंने तुम्हें किसी चीज को खरीदने से कभी मना नहीं किया। कल तुम्हें जितनी खरीदारी करनी थी मैंने तुम्हें कराई। बताओ, एक बार भी मैंने मना किया हो। लेकिन आज जब मैं माँ के लिए कुछ पैसों की साड़ी ले आया तो तुम इतनी भड़क रही हो, जबकि कल तुम 10,000 की शॉपिंग करके आई हो। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। घर में आराम से रहना सीखो। हर बात में कंपैरिजन करना बंद करो। माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है। मैं दोनों के फर्ज अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ता हूँ तो तुम मुझसे शिकायत करो। इतने अच्छे मौके पर भी बहू बेटे में फिर से बहस होने लगी। सुजाता जी को बहुत बुरा लगा और साड़ी को दूसरी तरफ
रखते हुए बोली, बेटा मेरी यह साड़ी सूख गई है, अब मुझे इसे पहनने में कोई समस्या नहीं है, तुम यह साड़ी बहू को दे दो। मोहित ने कहा, नहीं माँ, यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम्हें ही पहननी होगी। इतने पैसे तो मैं कमाता हूँ, तो क्या एक साड़ी खरीदने के लिए भी मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा? जब पत्नी को लाखों की शॉपिंग कराता हूँ तो आप कुछ नहीं कहते। यह बात तो कंचन को भी समझनी होगी। मैं खुशी खुशी उसकी फरमाइशें भी पूरी करता हूँ, तो उसे यह नहीं दिखाई देता कि माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर लाया तो उसे खटक गया। कंचन को अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा माँ। उसका यह नेचर, यह स्वभाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहित की बातें सुनकर कंचन पैर पटकती हुई वहां से चली गई। सुजाता जी सोचने लगी कि मेरी वजह से बहू बेटे में कहासुनी हो गई। पोते का जन्मदिन होते ही वह गांव वापस चली जाएंगी, अब नहीं रुकेंगी। लेकिन उधर बेटे ने तो उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। मोहित एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वह अपने पति के फर्ज को भी अच्छे से समझता था, साथ ही साथ माँ का भी सम्मान करना जानता था। किसी एक को खुश करने के लिए वह दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता था। इसीलिए मन ही मन वह कंचन को सबक सिखाने का निर्णय लेता है, क्योंकि वह कंचन की इन छोटी मोटी बातों से बड़ा दुखी हो गया था। तोसू के जन्मदिन की पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाई गई, पर कंचन पूरी पार्टी में अपनी सासू माँ से मुंह फुलाए रही। ना तो उनसे ठीक से बात की और ना ही खाने पीने के लिए पूछा। दूसरी तरफ मोहित दोनों तरफ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले ही दिन सुजाता जी बेटे से बोली, बेटा पोते का जन्मदिन अब हो गया है, अब मैं गांव जाना चाहती हूँ। यह सुनकर कंचन बहुत खुश हो गई, लेकिन मोहित ने कहा, माँ तुम गांव जाकर क्या करोगी? वैसे भी अब तुम्हारी हिम्मत नहीं रही, कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं है। अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो कोई तुम्हें दवाई देने वाला भी नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास शहर में ही रहोगी। अब आपके बेटा बहू हैं तो आपको गांव में अकेले रहने की क्या जरूरत है? यह सुनकर कंचन आग बबूला होते हुए बोली, तुम्हें गांव में रहने से इनकी समस्या क्या है? हम अभी अपने साथ माँ जी को नहीं रख सकते। तो मोहित ने भी गुस्से में कहा कि मैं माँ को वापस नहीं जाने दूंगा, यह मेरा आखिरी निर्णय है। मोहित को गुस्से में देखकर कंचन थोड़ा शांत हो गई, क्योंकि इससे पहले उसने मोहित को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा था। मोहित माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और बोला, माँ तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुमने बताया भी नहीं। चलो अभी डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ। तो सुजाता जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बुखार की दवाई खा ली थी, रात में उसका असर हो गया था। अभी सुबह नाश्ता करके फिर से खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर सुजाता जी कमरे में आराम करने के लिए चली गईं। इधर मोहित भी अपने ऑफिस के लिए चला गया। शाम को मोहित जब ऑफिस से वापस आया तो देखा कंचन सज धज कर कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। तो मोहित ने पूछा, क्या हुआ कंचन, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मेरी माँ ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है। तुम भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो, फिर चलते हैं, कंचन ने कहा। तो मोहित बोला, कंचन अपनी माँ के घर तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। क्यों तुम नहीं जा सकते? कंचन ने पूछा। तो मोहित ने कहा, कंचन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तो कंचन ने कहा, माँ जी को थोड़ा सा बुखार ही तो है और बुढ़ापे पर तो थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती ही रहती है। बुढ़ापे में तो सब चलता है। तुम सिर्फ अपनी माँ की सोच रहे हो, मेरी माँ का क्या? उन्होंने मुझे फोन करके
आने के लिए बुलाया है। तो मोहित ने कहा, कंचन, तुम्हारी माँ का फोन तुम्हारे पास आया है, मेरे पास नहीं, और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर वह अपनी माँ के कमरे में उनका हालचाल पूछने के लिए चला गया। कंचन तो सुबह से ही भड़की हुई बैठी थी। अब जब मोहित उसकी माँ के घर डिनर पर जाने को मना कर दिया तो वह आग बबूला हो गई और कहने लगी कि अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी माँ के इतने चमचे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, पूरी जिंदगी अपनी माँ के घर पर ही रहती। क्या जरूरत थी तुम्हें शादी करने की? यदि पूरा समय माँ माँ ही करना है तो पता नहीं अकेले में क्या क्या बातें करते रहते हो। पक्का मेरी बुराई करते रहते होंगे। जब से तुम्हारी माँ आई है तब से तुम मुझे कम समय देते हो। कंचन की बात सुनकर मोहित ने भड़कते हुए कहा, यह क्या बातें कर रही हो कंचन? अगर मैं माँ से कुछ देर बात कर लूं तो तुम्हारा मुंह क्यों फूल जाता है और हमेशा तुम्हें यही लगता है कि मैं माँ से तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, तुम्हारी बुराई मैं क्यों करूँगा भला? मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। तभी सुजाता जी भी वहाँ आ गई और अपने बेटे से कहने लगी, बेटा क्यों मेरे लिए झगड़ा कर रहे हो? चले क्यों नहीं जाते? मेरी तबीयत अभी ठीक है। माँ के जिद करने पर मोहित कंचन के साथ उसके मायके चला गया। रात के 10 बजे तक दोनों पति पत्नी वापस आ गए। उससे पूरी रात को मोहित को नींद ही नहीं आई, क्योंकि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसकी पत्नी खुश नहीं होती। हमेशा शिकायतें ही करती रहती है, जबकि उसे खुद नहीं दिखाई देता। घर में मेरी माँ रहते हुए भी पूरे 5 मिनट भी उससे बात नहीं करती और मायके में 5 घंटे फोन पर चिपकी रहती है। मैं तो कुछ नहीं कहता। पानी अब सर से ऊपर हो रहा था। मुझे कुछ करना होगा। सुबह उठकर मोहित ने कंचन से कहा, कंचन तुम जो मुझसे शिकायत करती हो ना कि मैं तुम्हें समय नहीं देता, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, तैयार हो जाना। यह सुनकर कंचन खुशी खुशी मूवी देखने के लिए तैयार हो गई। तभी कंचन के मायके से उसकी माँ का फोन आ गया। वह कंचन से कहने लगी कि कंचन तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी से घर पर आ जाओ। तो कंचन ने मोहित से कहा कि मुझे मेरी माँ के घर ले चलो, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मोहित ने कहा, कंचन तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो यह सब लगा रहता है, पर तुम्हारी माँ है ना, उनको देखने के लिए आज तो मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। वैसे भी तुम्हारी शिकायत रहती है कि मैं तुम्हें समय नहीं देता हूँ। मेरा आज का पूरा समय तुम्हारे लिए है। मैं फालतू में तुम्हारे पिताजी के पास जाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो मोहित? मेरे पिताजी बीमार हैं और तुम्हें मूवी देखने और घूमने फिरने की पड़ी है। मोहित ने कंचन की बात नहीं मानी और उसे घुमाने के लिए ले गया। दूसरी तरफ चुपके से ससुराल में फोन करके अपने ससुर जी का हालचाल पूछ लिया कि उधर सब ठीक ठाक है ना। लेकिन इधर कंचन का मन मूवी देखने में कम पर मायके में ज्यादा लगा हुआ था। वह सोचती रही कि मेरे पिताजी तो ठीक होंगे ना, पता नहीं उनको क्या हुआ होगा। मैं एक बार उनको फोन करके पूछ लेती हूँ। जैसे ही कंचन ने अपने बैग से फोन निकाला तो मोहित ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। यह सब देखकर कंचन झल्ला कर बोली, यह क्या तरीका है मोहित? मायके में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे उनसे बात भी नहीं करने दे रहे हो। मैंने तुमसे शादी की है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे। क्यों मैं अपने माँ बाप के दुख तकलीफ में साथ ना दूं? मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हारी बीमारी में
मेरा उन्हें देखने का फर्ज बनता है, तो मुझे उन्हें देखने से मना नहीं कर सकते तुम। बिल्कुल सही कहा कंचन। तुमने इतने सालों में मैं तुम्हें यही तो समझा रहा था कि मैंने तुमसे शादी की है। तुमने मुझे खरीदा नहीं है जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। अगर नहीं नाचूं तो तुम घर में कलह पैदा करती हो। मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरे अलावा उनका तो कोई सहारा भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास कम से कम तुम्हारी माँ तो है, और उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी तो साथ में है। मेरी माँ के पास तो पिताजी भी नहीं है। अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो और भला कौन देगा। अगर तुम मेरी माँ का साथ देना पसंद नहीं करती हो तो तुम भी अपने माता पिता का साथ नहीं दोगी। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और बात बात पर माँ माँ, पिताजी पिताजी मत किया करो। और अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है ना, तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने मायके जाने से मना नहीं किया था। जब तुम्हारा मन करता था तुम चली जाती थी, लेकिन अपने लिए सारी स्वतंत्रता चाहिए। मेरे ऊपर ही सारी चीजों का बंधन लगाती हो। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं, पराई हो गई। इतना भेदभाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कंचन। अब जब मेरी माँ की सेवा तुम नहीं कर सकती हो और उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे माता पिता का साथ नहीं दूंगा। या तो तुम खुद को बदलने की कोशिश करो या फिर अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाओ। मोहित के ऐसे रूप को देखकर कंचन दंग रह गई। थोड़े समय के लिए तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। फिर सोचने लगी कि मोहित सच ही तो कह रहा था। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसकी माँ को छोड़कर अपने मायके चली गई। एक बार हाथ पकड़कर भी नहीं देखा कि माँ जी आपकी तबीयत कैसी है। जब मेरे मायके में किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं भाग कर जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मोहित भी मेरे साथ चले। सोच सोच कर ही कंचन की आंखों से आंसू बह निकले। उसके चेहरे से लग रहा था कि यह आंसू आज पश्चाताप के आंसू थे। वह मोहित के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी माँ को अपनी माँ नहीं समझा और माँ के साथ इतना भेदभाव किया। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज तक मैंने जो भी माँ के साथ व्यवहार किया वह एकदम गलत था। मुझे माफ कर दो। बहुत देर तक कंचन रोती रही तो मोहित ने कहा, कंचन, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम मुझे बुरी नहीं लगती हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर माँ ने भी मुझे जन्म दिया है। मैं माँ को भी अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे माँ कभी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, ठीक वैसे ही पत्नी भी कभी माँ की जगह नहीं ले सकती। इसीलिए मेरे लिए तो तुम दोनों ही महत्वपूर्ण हो। बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था और अब तुम्हें समझ आ गया है। तो अब चलो जल्दी से खाना खत्म करो, फिर तुम्हारे मायके चलते हैं। पिताजी को अच्छे से डॉक्टर को भी तो दिखाना है। यह सोचकर कंचन ने फटाफट से खाना खत्म किया और अपने मायके के लिए निकल गई। मायके में देखती है कि मोहित कितने प्यार से उसके पिताजी का हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उनकी पूरी देखभाल कर रहा है। कभी दवाई लेने के लिए भागता है तो कभी पिताजी के सर को सहलाता है। यह सब देखकर कंचन की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितनी गलत थी, कितना भेदभाव करती थी। मोहित ने कभी मेरे माँ बाप के साथ भेदभाव नहीं किया। मुझे भी खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश की है, लेकिन मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। जब मोहित कंचन के पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा लाया तो कंचन ने मोहित से कहा, मोहित, अब पिताजी ठीक हैं, चलो हम घर चलते हैं। तो मोहित ने कहा, अगर तुम
अपने माता पिता के पास रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं माँ के पास अकेला ही चला जाऊंगा। तो कंचन बोली, नहीं मोहित, पिताजी की तबीयत अब पहले से ठीक है और उनके साथ में माँ है। मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। रास्ते में एक फल का ठेला देखकर कंचन ने कहा, रुको, माँ के लिए कुछ फल खरीद लेती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह देखकर मोहित को बहुत खुशी हुई। जैसे ही वह लोग घर पहुंचे तो कंचन सीधी सुजाता जी के कमरे में गई। सुजाता जी पोते को अपने साथ ले जाकर उसे कहानियां सुना रही थी, उसके सर पर हाथ घुमा रही थी। यह सब देखकर कंचन की आंखें भर आई। उसने कहा, माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ खाया या नहीं? यह लो, मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ, कुछ फल खा लो, आपको आराम मिलेगा। कहते हुए कंचन अपनी सास का हाथ पकड़कर उनका बुखार देखने लगी। अब तो माँ जी का बुखार ठीक है। बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर सुजाता जी दंग रह गईं। बेटे की तरफ आश्चर्यचकित से देखने लगी तो वह मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आज से तुम्हें अपनी बहू का यही रूप देखने को मिलेगा। तो कंचन भी मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, अब आप हमारे पास ही रहोगी, अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। कहते हुए कंचन ने अपने किए के लिए माफी मांगी। आज सुजाता जी अपनी बहू के बदलते हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो गईं और खुशी से बहू को माफी कर दिया। सभी लोग घर में बहुत अच्छे से रहने लगी। कंचन भी अपनी सास की खूब अच्छे से देखभाल करने लगी। दोस्तों, घर का बेटा होना आसान काम नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद उसे हर एक बात नाप तोल कर बोलनी पड़ती है। कभी माँ नाराज हो जाए, कहीं पत्नी नाराज ना हो जाए, उसे सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। तो दोस्तों, मोहित का फैसला आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में नए विचारों के साथ, नई आशाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।